बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। सुजाता ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो कपड़े भी खरीद कर देगा। आपके सर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ा सा आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं। जैसे मेरा शरीर तो अपने इकलौते बेटे अखिल के लिए सुजाता ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद ऋचा का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी ऋचा को देखते ही सुजाता उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो ऋचा ही, वरना अखिल भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुजाता ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह ऋचा से कर दिया था। ऋचा अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसीलिए वो थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। जिद, अहंकार और स्वार्थ में वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। बचपन से ऋचा को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सुजाता के परिवार में भी किसी चीज की कमी नहीं थी, पर ऋचा के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमजोर थी। सुजाता के पति राम अवतार एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर इस कम वेतन में उनकी पत्नी सुजाता अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे अखिल को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। अखिल एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। अखिल को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। अखिल जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है। इसीलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वो अपने वेतन में से कुछ ऋचा को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो ऋचा ने ये सब देखकर सहन कर लिया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वो अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वो अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद ऋचा ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहां बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास सुजाता से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सुजाता की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में ऋचा के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहां निशान भी न रहा। अब सुजाता की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम अवतार एक शांतिप्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसीलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना ठीक नहीं समझते थे। इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। अखिल की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबत झेलकर उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वो इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वो कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन ऋचा के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर ऋचा रात दिन अखिल के कान भरने लगी कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वो उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब अखिल ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया तो ऋचा अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अखिल ने उससे पूछा, आज क्या हुआ है, इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर से माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है? शेरनी की तरह गुर्राते हुए ऋचा ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृतांत ऋचा ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सहन कर सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वो सहन नहीं कर सकता।
अखिल ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वो कल ही इस घर को छोड़ देगा। ये बात सुनते ही ऋचा के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर अखिल घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला, मैंने अलग मकान देख लिया है और ऋचा के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन की कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। कटती हुई आवाज में अखिल से कहकर सुजाता ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद अखिल जाकर एक छोटा सा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूर ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद इस ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। सुजाता की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देख सके। शाम को जब राम अवतार जी ऑफिस से आए, तब उन्हें अपनी पत्नी सुजाता से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, ये सोचकर वो चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। अखिल और ऋचा को गए हुए करीब 1 साल हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर सुजाता और राम अवतार दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर ना कोई उत्साह था ना कोई उमंग। शाम को सुजाता केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दीपावली के 2 दिन बाद राम अवतार को ऑफिस भेजकर सुजाता बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब वो शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर सुजाता उन्हें नहीं जानती थी। पहले तो उस औरत ने सुजाता से नमस्ते की, फिर बताया कि ऋचा और अखिल उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज ऋचा की तबीयत ज्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल लेकर गए हैं, क्योंकि अखिल यहाँ है नहीं और ऋचा की डिलीवरी होने वाली है। सुजाता ने जब उस औरत से ये पूछा कि ऋचा के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल में गए हैं, तो उसने वर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। सुजाता जल्दी से घर आई और एक थैली में कुछ जरूरी सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से वर्मा नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब ऋचा के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसीलिए डॉक्टर ऋचा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज लगाई कि ऋचा के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन की फीस जमा करने के लिए बुला रहे हैं। सुजाता नर्स से जब ऋचा के बारे में पूछ रही थी, तब वहीं पर ऋचा के मकान मालिक भी खड़े थे। वो समझ गए कि ये महिला शायद अखिल की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सुजाता को नमस्ते किया और सारी बातें उन्हें बता दी। सुजाता ने भी उन्हें बता दिया कि ऋचा उनकी बहू है। सुजाता उस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे में चली गई और डॉक्टर विमला भाटिया को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि ऋचा उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा करने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर साइन करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए जमा करने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपए जमा कर लें, बाकी पैसे मैं अपने पति से फोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, किसी भी हालत में जच्चा और बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप ये पैसा काउंटर पर जाकर जमा कर दें और रसीद ले लें। वहीं से आप अपने पति को फोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर सुजाता ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से राम अवतार जी को फोन करके सारी बात बता दी। साथ ही ये भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपए लेकर वर्मा नर्सिंग होम में आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद राम अवतार जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, लेकिन ऋचा की मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। राम अवतार जी ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर सुजाता के पास बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स सुजाता के पास आकर पूछने लगी, ऋचा के साथ कौन आया है?
सुजाता ने कहा, मैं हूँ। बधाई हो, लड़की हुई है, नर्स ने कहा। बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर सुजाता को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूमकर अपने पति से कुछ इशारा किया। राम अवतार जी ने 500 रुपए का नोट निकाला और नर्स को देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई के लिए है। थोड़ी देर बाद ऋचा को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वो बेहोश थी। बाद में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुजाता वहीं बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी ऋचा को देखती रही और पति को उसने घर भेज दिया। करीब 4 घंटे बाद ऋचा को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास सुजाता उसके पास बैठी हैं और उनकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा और ऋचा के माथे पर हाथ फेरने लगी। ऋचा को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आए और बोले, ऋचा, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बातें हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्दी ही अस्पताल पहुंच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई और ना ही तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी। अभी तक सुजाता ने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वहीं बैठकर कभी ऋचा का सर दबाती तो कभी बच्ची को उठाकर घूमती। इस तरह उनकी सारी रात आंखों आंखों में ही कट गई। सुबह राम अवतार जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। हमारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और ऋचा के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना, तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। सुजाता दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। राम अवतार वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर ऋचा से उन्होंने कहा, बेटा, मैं जरा बाहर बैठता हूँ। कोई चीज चाहिए तो नर्स को आवाज दे देना। ऋचा के बगल वाले बेड पर भी एक महिला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब राम अवतार बाहर चले गए तब वो औरत अपनी जगह से उठकर ऋचा के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छी आदत के मालूम पड़ते हैं। खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं हैं क्या? वो औरत हैरानी से ऋचा का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा डालकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि कभी अपने सास ससुर को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना और बेटी, सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करना। इतने में एक नर्स इंजेक्शन लगाने आ गई और वो औरत अपनी बेटी के पास वापस चली गई। ऋचा सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रता पूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए खुद तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता और सहजता है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ। ऋचा की आंखें छलक रही थी। बेटा, चाय पी लो। राम अवतार जी की आवाज से ऋचा का ध्यान भंग हो गया। ऋचा ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा किसी और नाम से बात नहीं की और ना ही कभी कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर ऋचा का ध्यान भंग हुआ क्योंकि राम अवतार जी बगल वाली महिला से कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ। आप जरा मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वो चाय पी ले। वो औरत उठी और ऋचा को उठाकर चाय पिलाने लगी तो राम अवतार जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे सुजाता खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई।
और ऋचा को बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज ऋचा को ये खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे ऋचा के पापा गिरधारी प्रसाद और उसकी मम्मी रजनी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास सुजाता ऋचा के बालों में कंघी कर रही थी। दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हैं। गिरधारी प्रसाद बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और रजनी का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर सुजाता को नमस्कार किया, फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैली में कुछ सामान रखकर सुजाता ने उठते हुए कहा, ऋचा, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपने टांके कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल का जितना भी बिल बना था उसका भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। अखिल आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ऋचा उनका आंचल पकड़े हुए डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही थी। सुजाता ने आंचल छुड़ाने की कोशिश की तो ऋचा धीरे से बोली, मम्मी, क्या अपनी इस बेवकूफ बेटी को माफ नहीं करोगी? सुजाता ने झट से ऋचा को अपने गले से लगा लिया और उसी समय उनकी भी आंखें झिलमिला उठी। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है? खुद को बेवकूफ क्यों कहती हो? अरे, सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू बेवकूफ कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, और मैंने तुझे हमेशा बेटी ही समझा है। सुजाता रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, टांके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता है और टूटने का डर रहता है। ये कहते हुए वो अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक सुजाता का ध्यान दूसरी तरफ बैठे गिरधारी प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी की ओर गया। वो लोग तो कब के चले गए थे। शायद रजनी ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी चाल अब ऋचा पर असर नहीं करने वाली। 1 सप्ताह बाद ऋचा के टांके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अखिल भी टूर से वापस आ गया। जब वो अपने कमरे पर गया तो उसे वहां सारी बातों की जानकारी मिल गई। वो अपना सामान कमरे पर रखकर सीधे ही अस्पताल चला आया। माँ को ऋचा के पास देखकर पहले तो गिलानी से अखिल के पांव ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन जब उसने ऋचा और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन ऋचा को छुट्टी मिली, उसने स्पष्ट कह दिया कि वो अब किराए के मकान में न जाकर मम्मी के साथ सीधे घर जाएगी। इसीलिए उसे लेकर सुजाता घर आ गई थी। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। ऋचा पर अभी भी बहुत प्रतिबंध था, इसीलिए वो केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम सुजाता ही करती थी। सुजाता ने ऋचा के पास आकर कहा, बेटी, मैं जरा बाहर बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वो बाहर से ताला लगाकर चली गई। ऋचा अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते पिलाते सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल से रंगोली बनी हुई थी और वहां पर बहुत सारे दीपक रखे हुए थे, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही थी। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, ये रहस्य उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो धीरे से अपनी सास के पास गई। ऋचा की पायल की आवाज से सुजाता का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ऋचा खड़ी है। ऋचा ने हैरान होकर पूछा, मम्मी, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? सुजाता मुस्कुराते हुए ऋचा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे घर सालों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और नुपुर को भी नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। ऋचा बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई।
नए कपड़े पहनकर ऋचा ने झुककर पहले सुजाता के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने कहा, मम्मी, नुपुर को आज यही आशीर्वाद दें कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाएं और वो जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में रखे जो 11 दीपक जल रहे थे, आज उनकी रोशनी ऋचा को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वो अपलक केवल जलते दीपों को ही देखे जा रही थी और वे जलते हुए दीपक उसे यूं लग रहे थे मानो उन दीपों से उसका जीवन ही जगमगा गया हो। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।